अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, देखिए, खित्ते की सूरत हाल इस वक्त हर गुजरते लम्हे के साथ बदल रही है और आलमी सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो रोज़ एक नया और बज़ाहिर मतज़ाद बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि अपना हुर्मुज़ मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल में है, कभी ईरान के साथ फौरी डील की बात करते हैं और अगले ही लम्हे जंगी तैयारियों के इशारे भी दे देते हैं। यानी दुनिया सिर्फ देख ही नहीं रही है बल्कि कंफ्यूज भी है कि आखिर वाशिंगटन की असल पॉलिसी क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरान है जो अपने मौक़िफ़ पर पूरी सख्ती से कायम है कि जब तक आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म नहीं होगी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तेहरान इसे सिर्फ माशी दबाव नहीं बल्कि ऐलान जंग समझ रहा है और इसीलिए इसका रद्द-ए-अमल भी मज़ीद सख्त होता जा रहा है। और अब इस तमाम सूरत हाल में एक बड़ी सिफारती पेशरफ सामने आ रही है। हुकूमत ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं, जहाँ पाकिस्तानी मसालती टीम से अहम मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। उन्हीं सिफारती कोशिशों के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के दूसरे राउंड का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि अमरीकी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम मुज़ाकराती अमल के लिए पहले ही इस्लामाबाद में मौजूद है। यानी बैकडोर डिप्लोमेसी अब फ्रंट डोर की तरफ आती दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई अमन की जानिब पेशरफ्त है या सिर्फ एक वक्ती टेक्निकल पॉज है जिसके बाद तक किसी बड़े तसादुम की तरफ जा सकता है। क्योंकि एक तरफ अमरीकी फ़ौज नई मनसूबाबंदी कर रही है, ईरान की बहरी सलाहियतों को निशाना बनाने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि अगर दबाव बढ़ा तो पूरा क़िता लपेट में आ सकता है। ऐसे में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम हो चुका है। क्या इस्लामाबाद वाकई वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान ब्रिज बन सकेगा? क्या ये मुज़ाकरात डील की तरफ जाएंगे या फिर डेडलॉक मज़ीद गहरा होगा, या दुनिया किसी बड़े टकराव के दहाने पर खड़ी है? इसी पर हम बात करेंगे आज। लेकिन नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आऊँगी तो अपने पैनलिस्ट का भी आपसे तारुफ कराऊंगी। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, अब अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ कराती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अकमल सुमरो जो कि माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपको वेलकम कहेंगे शो में। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको भी वेलकम कहेंगे शो में, आपका भी बेहद शुक्रिया। और इनके साथ ही हमें ज्वाइन किया है ईरानियन जर्नलिस्ट हैं जॉन हुसैन। जॉन, आपका भी बेहद शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अकमल सुमरो साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। अकमल साहब, सालिस की हैसियत से अगर हम देख रहे हैं तो पाकिस्तान सफारतकारी को जिस आला सतह पर लाया है वो किसी के बस की नहीं थी। मतलब अक़वाम मुत्तहिदा की बस में नहीं थी, यूरोपीय यूनियन के बस में नहीं थी। खलीजी रियासतों ने बिलखुसूस अगर हम बात करते हैं दोहा की, तो इस सिलसिले में हमेशा एक बहुत अहम किरदार अदा किया था। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि उनकी सलाहियतें मुअत्तल हैं क्योंकि वो भी हमले की जद में आ गए थे। लेकिन इस वक्त बॉल आपको लगता है कि तेहरान की कोर्ट में है कि वो मुज़ाकरात के लिए हाँ करते हैं कि नहीं? क्योंकि सदर ट्रंप का जो बयानात आ रहे हैं उससे नहीं लग रहा कि वो पीछे हटेंगे, यानी वो ब्लॉकेट ख़त्म नहीं करेंगे। और इसके बाद जो उन्होंने ईरान के 2 जहाज़ जब्त किए हुए हैं और उनमें एक जो है खलीज ओमान में है और परसों ही उन्होंने जो है इंडोनेशिया में भी एक किया है और इससे पहले जो बैरुल काहिल में भी वो कर चुके हैं, तो उनको वो छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि अमेरिकन जो हमारे जिस हलकों में बात हुई है तो उनका कहना ये है कि ईरान की जो है ये एक लिवरेज थी जो उसने आलमी सतह पर इस्तेमाल की और अपना हुर्मुज़ को की बंदिश की, तो हमने जवाबी लिवरेज पैदा कर दिया है। तो इस तरीके से तवाज़ुन जो है वो पैदा हो गया है। अलबत्ता ये हो सकता है कि दोनों जो बैक वक्त ये इक़दाम करें, अगर ऐसा मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप बताइएगा कि अमेरिका जो है अगर ब्लॉकेट को अगर ख़त्म नहीं करता तो वो पीछे हटे अपने USS जो ट्रिपल को या USS कैमरा को और बाकी जो उनकी एसिमेट्रिक वॉरफेयर है या उनकी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं या अमेरिकन फोर्सेस हैं उनको पीछे हटाए और इसके मुकाबले में उसके जवाब में उसी वक्त साइमल्टेनियसली, मतलब आगे पीछे नहीं, उसी वक्त सेम टाइमिंग पे ईरान भी अगर ये ऐलान करे कि अपना हुर्मुज़ सब नेविगेशन के लिए आज़ाद है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो बार हो सकती हैं। और आप और मैं अभी इस वक्त जब बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पसे पर्दा जो है पाकिस्तान इंतहाई मेहनत से जहानत से पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से फ़रीक़ैन को दोबारा मुज़ाकरात के मेज़ पर लाया जा सके। तो यही वजह है कि अब्बास अराग़ची अपने महदूद मुख्तसर वफ़द के हमरा जो है आज इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदद करने के लिए। सबसे अहम बात तो यह है कि ट्रंप बुनियादी तौर पर ईरान के ऊपर इसराइल के साथ मिलकर जब ये जंग मुसल्लत कर चुका था, उसके बाद ट्रंप को समझ नहीं आई कि वो इस जंग से एग्जिट कैसे हासिल करें। जैसे आपने हवाला दिया खलीजी रियासतों का,
बहुत सारे ममालिक को मीडिएटर के तौर पर ट्रंप ने इस जंग को रुकवाकर एक मुआहदे की शक्ल में लाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरफ से बात नहीं बनी और फाइनली पाकिस्तान ही वो मीडिएटर के तौर पर हमें सामने आया कि जो एक तरफ ईरान के साथ भी बात कर रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी बात कर रहा था। और आज पाकिस्तान की ही सिफारतकारी की वजह से हमें ये नजर आ रहा है कि अमेरिका और ईरान शायद अब दोबारा से मुज़ाकरात की टेबल पर आए। जो बात आप कर रही हैं कि ब्लॉकेड और ब्लॉकेड के ऊपर तो ईरान ने पहले कह दिया, और जब वो लास्ट मुज़ाकरात के शेड्यूल के मुताबिक नहीं आए थे पाकिस्तान, तो उसकी वजह यही बताई गई थी कि जब तक अमेरिका ये नाकाबंदी खत्म नहीं करता और यहाँ से तिजारती जहाज़ों से नहीं गुजरने देता आज़ादाना तौर पर, उस वक्त तक वो मुज़ाकरात के लिए नहीं आएंगे। अब बात यह है कि ट्रंप बुनियादी तौर पर ये नाकाबंदी उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ के अंदर आके नहीं की, बल्कि वो इस हदूद से बहुत बाहर हैं। और जिन जहाज़ों की वो नाकाबंदी कर रहे हैं, उससे खुद अमेरिका के ऊपर दबाव आएगा। अमेरिका बहुत लंबे अरसे तक ये नाकाबंदी नहीं कर सकता। और आप देखें कि ट्रंप जो है वो उनका बयान सुबह कुछ और होता है, शाम को बयान कुछ और होता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो खेलना चाह रहे हैं ईरानियों के साथ, लेकिन ईरानी जो है हमें नजर आ रहा है, क्या है वो उनकी पॉलिटिकल क़यादत है, क्या है वो उनकी पासदाराने इनकलाब की क़यादत है, वो दोनों एक ही पेज पर हैं। ट्रंप ने ये भी कोशिश की कि ये मैसेज दुनिया को दिया जाए कि इन दोनों के दरमियान आपस में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, लेकिन वो इख्तलाफात हमें जो है वो नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मसूद पज़ेश्कियान ने भी उसकी तरदीद कर दी। अब इसका जो रास्ता हमें समझ में आ रहा है, पूरी दुनिया के मुबस्सरीन को भी, ट्रंप जो है बुनियादी तौर पर नाकाबंदी करके अपनी नेगोशिएशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं, और ये नेगोशिएशन पावर नहीं बढ़ सकती। उसकी वजह है बुनियादी तौर पर ईरान जो है वो पहले ही गुज़िश्ता 47 बरस से मुआशी दबाव का शिकार है, और ईरान को एक बहुत बड़ा लेवरेज ये है कि ईरान के यहाँ जो अशिया खुरोनोश है, तमाम रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया जो खुराक से मुतल्लिक है, वो उनकी अपनी पैदावार है। वो 90% उनकी अपनी प्रोडक्शन है, इसलिए उनके यहाँ कोई एक बहुत बड़ा ग़िज़ाई बहरान पैदा होने का अंदेशा नहीं है। जहां तक उनकी ट्रेड को इम्बैलेंस करने की कोशिश है अमेरिका की, तो ईरान उसके लिए भी तैयार है, लेकिन ये मामला सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है, इसमें चाइना भी शामिल हो रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि अमेरिका ये नाकाबंदी करके चाइना को जो है वो नेगोशिएशन टेबल पर लाना चाहता है, और वो इस मुज़ाकरात के प्रोसेस के अंदर चाइना की इन्वॉल्वमेंट चाह रहा है, लेकिन चाइना बहुत स्ट्रेटेजिकली खेल रहा है, और वो अपनी स्ट्रेटेजिकली खेल के ना सिर्फ ईरान को जो है वो एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है, बल्कि अमेरिका के ऊपर खुद दाखिली तौर पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो डेमोक्रेट्स की तरफ से हो, चाहे विद इन रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से हो। इसका पहला इशारा तो हमें 3 दिन पहले मिला कि जब ट्रंप को वर्जीनिया के अंदर रिपब्लिकन पार्टी को शिकस्त हुई इलेक्शन के अंदर, और ट्रंप जो है उस शिकस्त को कह रहा है कि ये धांधली हुई है मेरे खिलाफ, और ये इलेक्शन फेयर नहीं थे, क्योंकि पहले तो रिपब्लिकन जीत रही थी, फिर अचानक रिपब्लिकन हार गई। तो मैं वैसे रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूँ। ट्रंप जो है ना इस वक्त वो एक ऐसी जंग में फंस गया है जिसका अंदाजा उसको था ही नहीं। इसीलिए जो अमेरिकी एजेंसीज थी उन्होंने यही रिपोर्ट दी थी ना कि आप ईरान के ऊपर हमला ना करें, और बाद में तो पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको कवर भी किया कि इस्राइल ने अभी तो उनसे खुद ट्रंप से सवालात, उनके अपने जो पोजीशन के लोग हैं और जो उनके अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो मुशीरान हैं, वो सब अभी ऑब्वियसली उनको बड़ी सवाल उनसे बड़े पूछे जा रहे हैं कि भाई आपने ये जंग उसमें आप पढ़े क्योंकि अगर उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं था, आपके कोई अहदाफ अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, और अगर ईरान की शराइत माननी पड़ जाती है तो उसमें आपको क्या हासिल होगा। तो ऑब्वियसली सवालात तो उनसे किए जा रहे हैं। देखो, जो कांट ने जब अपना इस्तीफा दिया था ना इंटेलिजेंस की सरबराही से, उसमें यही लिखा था कि अमेरिका को ईरान से किसी किस्म का इमिनेंट थ्रेट नहीं था, और ट्रंप ने इमिनेंट थ्रेट ना होने के बावजूद ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की है, और ये सिर्फ इसलिए की है कि नेतन्याहू ट्रंप को कन्विंस करने में कामयाब हो गया। इसी पर तो जॉन कैरी ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू दिया कि नेतन्याहू ने जो बाइडेन को इस जंग में धकेलने की कोशिश की वो नाकाम रहे, ओबामा को धकेलने की कोशिश की वो नाकाम रहे, बुश को धकेलने की कोशिश की वो नाकाम रहे, लेकिन ये ट्रंप जो है ये नेतन्याहू के ट्रैप में आ गए हैं। बिल्कुल, नेतन्याहू के ट्रैप में आ गए। शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब को। ब्रिगेडियर साहब,
आप क्या समझते हैं अमेरिका की जानिब से जो आपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल के दावे को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये वाकई काबिल अमल अस्करी हिकमत अमली लग रही है आपको, जिस पर फौरी अमल दरामद मुमकिन है, या फिर ये ईरान पर नफसियाती दबाव बढ़ाने या खित्ते में अपनी अस्करी बरतरी जताने और मुज़ाकरात से पहले अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश है ये ट्रंप की? और क्या कहेंगे आप सर? देखिए, अपना हुर्मुज़ पे तो इस वक्त ईरान का कंट्रोल है। सो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट सर्टेन थिंग्स। ठीक। अपना हुर्मुज़ पे अमेरिका का कंट्रोल नहीं है, वो ईरान ने इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है। अमेरिका ने आबी नाकाबंदी की हुई है, जिसको नेवल ब्लॉकेड कहते हैं। जी, वो बिल्कुल ब्लॉकेड किया हुआ है उन्होंने। और दोनों बड़ी फर्क चीजें हैं। ठीक। अब ईरान ने क्यों किया है उस पर बहस हो सकती है, उसके लिए एक और नशिस्त दरकार होगी कि इसके इंटरनेशनल लॉज के बारे में क्या कहता है, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, उसकी ऑब्लिगेशंस क्या कहती हैं, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की क्या कहती हैं। तो मुख्तसरन अर्ज कर दूं कि ये इजाजत नहीं देती किसी इंटरनेशनल स्ट्रेट, जिसको कहते हैं ना, जो कि कुदरती आबी गुजरगाह हो, जो दो हाई सीज को मिलाती हो, तो उसको रोकने की इजाजत नहीं होती। अलबत्ता क्योंकि ये जंग थी, ये बका की जंग थी, और इस वक्त एज एसिमेट्रिक टैक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस तरीके से उन्होंने गल्फ के ममालिक पे भी हमले किए, तो ये भी उस किस्म की चीज है। मगर जब पीस निगोशिएशन के बाद जो पोस्ट वॉर एनवायरनमेंट होगा, तो उसमें दुनिया इनको यहाँ ना टोल टैक्स लेने देगी, ना उसको कंट्रोल, क्योंकि ये आबी गुजरगाह है। तो जिस तरह अब मलाका है, जिब्राल्टर है, सिंगापुर है। अब आते हैं ब्लॉकेड की जानिब, जो अमेरिका ने किया हुआ है। अमेरिका ने जो किया हुआ है वो नेवल ब्लॉकेड है, जो इनकी बंदरगाहों का किया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसको दो होते हैं टेक्निकल टर्म्स में, एक क्लोज ब्लॉकेड होता है, एक डिस्टेंट। ये डिस्टेंट ब्लॉकेड है, और इसको इंटरनेशनल लॉ की टर्म्स में जो इसको गवर्न करता है वो जो लॉ ऑफ वॉर है वो भी हैं, और 3 इसके कन्वेंशन है, जिसमें जो लेटेस्ट है वो सैन रेमो मैनुअल है 1994, वो गवर्न करता है। वो कहता है कि जब आप नेवल ब्लॉकेड अनाउंस करते हैं तो ये एक्ट ऑफ वार होता है। गोया कि अमेरिका ने जंग का ऐलान कर दिया है ईरान के खिलाफ, और इसकी 5 कंडीशंस होती हैं कि आपके पास इतनी जंगी सलाहियत हो शिप्स की कि आप उसको नाफिज कर सकें। दूसरा, आप ह्यूमैनिटेरियन एड को गुजरने दें, उसको नहीं रोकना है। तीसरा, आपने टेरिटोरियल लिमिट और वक्त वो बताना है कि कब तक आपने इसको यहाँ पे नाकाबंदी किए रखनी है। चौथा, आपके पास वो वहाँ पे जो कोई भी किसी किस्म की जो न्यूट्रल ट्रैफिक है उसको भी गुजरना नहीं देना है आपने। और ये जब आप इसको अमल करते हैं तो फिर इसको लॉ ऑफ वॉर की हम आहंगी कहते हैं। मगर दूसरा फरीक जब आप नेवल ब्लॉकेड किसी का करें तो आप समझेंगे दूसरा फरीक हालत जंग में है। तो ये 2 चीजें हैं। अब अमेरिका ने ये क्यों किया है, मेरा ख्याल है मैं वो इस वक्त ये समझते हैं कि इक्तिसादी नाकाबंदी करके गला घूंटा जा सकता है ईरान की मईशत का, क्योंकि उनका इन्हिसार सारा तेल की एक्सपोर्ट पे है, और अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा, शिप वहां से नहीं चलेंगे। आज पीट हेक्सेट ने साहब ने बताया ना कि 34 शिप उन्होंने वापस किए। तो जब वो तजारत ऑयल की नहीं होगी तो जो तेल के कुओं से निकलता है तेल, उसके लिए स्टोरेज महदूद होती है। तो वो स्टोरेज जब भर जाती है, शिप्स में नहीं जा सकती, तो कुएं बंद हो जाते हैं। कुएं बंद होते हैं तो उसको सालों लग जाते हैं, और बिलियंस ऑफ डॉलर उसको दोबारा, ये जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं ये आपको बता सकते हैं। तो इस लिहाज से ईरान की सिचुएशन खासी मखदूश है इस वक्त। अलबत्ता उधर एक लीडरशिप है जो जज्बा शहादत से भी सरशार है, जो यंग है, जिसको नुकसान भी हुआ है, और इस वक्त उनके अंदर आपस में भी डिफरेंसेस भी हैं, और वो चीज़ों को मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं। और कोई किसी किस्म की जो अमेरिका उनसे चाहता है कि कंप्लीट सरेंडर कर दें, जौहरी अफजूदगी की सलाहियत जो पीसफुल पर्पसेस के लिए है, उससे नीचे आने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। ना ही वो ये चाहते हैं कि उनका जो मिसाइल सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल, उस पे रेंज पे और उसकी जो बाकी टेक्निकल उसकी कैपेबिलिटी है टू स्ट्राइक, उस पे किसी किस्म की कोई कदगन निकले। अब ये 2 बुनियादी कज़िये हैं, और इसके पीछे खड़ा है इजराइल और नेतन्याहू, जो ये चाहते हैं कि ये कंप्लीट सरेंडर हो ईरान, और उनका तो मंशा ये थी कि यहाँ पे कोई रेजीम चेंज हो जाए और इसके बाद ऐसा कोई जंग के बाद हुकूमत हो
जो काबिल कबूल हो ईरान के लिए, उसके लिए, इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए। अब वो उनका मकसद तो बराबर नहीं हुआ, तो अब वो चाहते हैं कि सरेंडर नेगोशिएटिंग टेबल पे हो, इस किस्म का हो कि वो तमाम जो इनकी जौहरी सलाहियत है इवन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत वो भी खत्म हो जाए, जो इनकी मिसाइल्स है उसको भी कुछ करें, और उसके बाद जो बाकी जो इनकी जो चीजें हैं, आबनाए जो हॉर्मोन्स है उसको भी फिर खोल दें, दुनिया में जो थोड़ा बहुत प्रेशर आया हुआ है वो भी खत्म हो जाए। तो सारे ये मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स हैं। अब अमेरिका क्या किस पोजीशन में है, इलेक्शन ईयर है, उसमें ये मुतहम्मिल नहीं हो सकते एक लॉन्ग ड्रॉन आउट जंग का, और रेजीम तब्दील नहीं हो सकता जब तक एक ग्राउंड ट्रुप्स ना हो अमेरिका के। और ग्राउंड ट्रुप्स के लिए उन्होंने ना तो तैयारी की है, ना ही उसके लिए लॉजिस्टिकली उनके पास इस वक्त वो सलाहियत है। अगर करने को तो वो कर सकते हैं, मगर उसके लिए बहुत लॉन्ग ड्रॉन आउट एफर्ट दरकार है, बॉडी बैग्स जाएंगे, और क्या अमरीकी राय आमा इसके लिए तैयार है? इजराइल बार तौर इनको इस तरफ धकेलेगा। तो जरूरत इस अमर की है कि इस वक्त ठंडे दिल से दोनों फरीकैन मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से नीचे आके सोचें अमन के बारे में। और जिस तरह चीन और पाकिस्तान के दरमियान आपको मालूम है एक राब्ता हुआ और उसका एक एलामिया जारी हुआ जिसके 5 पॉइंट्स थे, और उनमें कहा गया था कि इसको सीज फायर किया जाए, उसके बाद इसको नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी से हल किया जाए मामले को, सिविलियंस को निशाना ना बनाया जाए, और जो भी इसका हल हो ये तरफेन के माबेन, इसके बाद इसको अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी फराहम की जाए कि यूएन शुड अंडरराइट व्हाटएवर हैपेंस, बिकॉज लॉन्ग टर्म गारंटी भी दरकार है ईरान को कि ये ना हो कि ये मल्टीलैटरल डील हो जाए और उसके बाद हमने देखा, बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ने देखा कि ईरान को सबसे ज़्यादा जो रिजर्वेशंस हैं वो ज़ाहिर सी बात है ट्रस्ट डेफिसिट के हैं, क्योंकि 12 अमेरिका की जानिब से जो है वो खिलाफ वर्जी की गई। शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं जॉन को। जॉन ईरानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ईरान से हमें ज्वाइन किया। जॉन, आपसे जानना ये चाहूँगी कि ईरान में इस अमरीकी दावे को किस अंदाज से लिया जा रहा है? कैसे बराह रास्त ईरानी खुद मुख्तारी, कौमी सलामती और माशी मफादात पर हमला तस्वर किया जा रहा है, या फिर इसे सिर्फ अमरीकी दाखिली सियासत और बयानबाजी का हिस्सा समझा जा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि जो अमरीकी वज़ीर हैं पैट हेगेस्ट, उन्होंने कहा है कि जी हमारा मकसद वाज़ेह है कि ईरान जो है वो किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो एक अच्छी डील कबूल करे। ईरान का मुहासरा जारी है, दूसरा अमरीकी फ़्लाइट चंद दिन में रवाना होगा। अमरीकी फ़ौज ने मुतादिद बहरी जहाज़ कब्ज़े में लिया और मज़ीद भी लेंगे को। तो इस वक्त आप क्या समझते हैं, अब जबकि अब्बास अराग़ची जो है वो कुछ ही घंटों बाद इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे अपने वक्त के हमरा, तो आप क्या समझते हैं कि एक तरफ डायलॉग की बात हो रही है, एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, अमरीकी वफ़द भी आ रहा है और ईरानी वफ़द भी आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि इस तरीके के स्टेटमेंट के बाद कोई मुज़ाकरात हो सकेंगे, कोई ये जंगबंदी की बातें जो हुई हैं उसको हकीकत में उसको ढाला जा सकेगा या नहीं जा सकेगा? जी जॉन, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही कहा। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 जी, ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर, जो नेवल ब्लॉकेट है वो एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह है। और इससे पहले जो गेस्ट थे उन्होंने भी बिल्कुल सही कहा कि ये अमेरिका चाह रहा है कि एक सरेंडर की पोजीशन ईरान के लिए, जैसा कि ईरानी भी कहते हैं कि जो चीज़ वो जंग से नहीं ले पाए वो नेगोशिएटिंग टेबल पे किसी तरीके से उनको मिल जाए। अब यहाँ पे ईरानियों का मौक़िफ़ जो है वो ये है कि जब तक थ्रेटनिंग टोन रहेगी और जब तक नेवल ब्लॉकेड रहेगा तब तक ईरानी राजी नहीं होंगे मुज़ाकरात अमेरिका के साथ करने के लिए। और इसके अंदर नजर ये आ रहा है ईरानियों को कि क्योंकि पहले अमेरिका धोखा दे चुका है 2 दफा, और 2 दफा मुज़ाकरात के दौरान हमला कर चुका है, तो इस दफा भी जो कश्तियां खड़ी हुई हैं इस वक्त नेवल ब्लॉकेड के लिए, अगर नेगोशिएशंस अमेरिका की तरफ पे नहीं गए तो यही कश्तियां ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए भी यूज हो सकती हैं। और साथ ही साथ ईरानियों को ये लगता है, ईरानियों को ये समझ में आता है कि ये कैरेट एंड स्टिक अप्रोच इनके लिए काम नहीं करेगी। यहाँ पे बहुत सालों से, क्योंकि 47 ईयर से इनके ऊपर सैंक्शंस भी लगी, जंगें भी इन्होंने देखी, तो इनका मानना यह है कि किसी भी तरीके से वीकेंड पोजीशन के साथ अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। हाउएवर इक्वल बेसिस के ऊपर, डिग्निटी की बेसिस के ऊपर, इक्वालिटी की बेसिस के ऊपर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं और इंशाल्लाह होने भी चाहिए। ठीक। अच्छा अकमल सुमर साहब, आबनाए हुर्मुज़ चूँकि हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली आलमी तेल और गैस की तरसील की अहम तरीन गुज़रगाह है, तो अगर यहाँ आपको लगता है कि कशीदगी बढ़ती है तो कंट्रोल की जंग शुरू होती है, तो आलमी मईशत, तवानाई की जो कीमतें हैं और सप्लाई चेन पर
कितने शदीद असरात मुरतब हो सकते हैं? अच्छा, पहले मैं ना अभी जो डिस्कशन चल रही थी जिस पे जॉन ने भी बात की और ब्रिगेडियर साहब ने भी की, देखें ये एक्ट ऑफ वॉर उस वक्त होता कि जब ये जंग शुरू होती। ये जंग बंदी के फौरी बाद ये किया गया, ठीक है, उसकी तारीफ में आता है। बुनियादी तौर पर ट्रंप ने ये पत्ता क्यों खेला, इसको समझना जरूरी है। देखें, इससे पहले 2 अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट थे वो यहां पर आए थे, यहाँ पे कैरियर इंस्टॉल हुए थे, वो जेराल्ड फोर्ड हो या अब्राहम लिंकन हो, उन दोनों के ऊपर जब ईरान ने मिसाइल दागे तो वो इस हदूद से बाहर निकले। उस वक्त जंग चल रही थी। अब जब सीज फायर अनाउंस हो गया तो सीज फायर के बाद इसको नेवल ब्लॉकेड का बुनियादी मकसद ये था कि इस नेवल ब्लॉकेड को खत्म कराने के लिए ईरान जो है कोई हमला करेगा, कोई अटैक करेगा, चाहे वो अपनी नेवी के जरिए से करे, चाहे वो मिसाइल के जरिए से करे, तो फिर ट्रंप बैनुल अक़वामी सतह पर एक प्रोपेगेंडा करेगा कि देखिए जी हमने सीज फायर किया था, ईरान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए हम दोबारा जंग कर रहे हैं। ईरान ने यहाँ पर इंतहाई महारत और दानिशमंदी के साथ उसके ऊपर कोई अटैक नहीं किया, बल्कि बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर ये बात उजागर करना शुरू की कि देखें ये एक्ट ऑफ वॉर है, और न सिर्फ ये एक्ट ऑफ वॉर है बल्कि ये सीज फायर की संगीन खिलाफ वर्जी है। और जब इन्होंने ये ब्लॉकेड की उससे थोड़ी देर पहले आपदा हुर्मुज़ ईरान ने खोली थी और यहाँ पर तिजारती जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त थी। अब बात यह है कि मैंने पहले भी कहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि यहाँ पर जो अब ईरान ज़्यादा तेल किसको फरोख्त कर रहा है? चाइना को फरोख्त कर रहा है। अगर 34 जहाज पीट हेग्जिट के मुताबिक वो ईरान के वापस भेजे गए हैं, अगर उसमें से आधे जहाज भी चाइना की तरफ जा रहे थे तो इसका मतलब आप चाइना को जो है प्रोवोक कर रहे हैं कि जब चाइना की ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो आप उसको प्रोवोक कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं, ये अगर आप मैप देखें ना, मैप उठा के देखिए तो ईरान की बैक साइड पर जहां पर कैस्पियन सी है, उस कैस्पियन सी से भी ऑयल की सप्लाई हो सकती है, और वो एक ऑल्टरनेट रूट है अगर ऑयल की सप्लाई का मैटर हुआ तो। ये आबनाए हुर्मुज़ को बंद करना या यहाँ से नेवल ब्लॉकेट करना और आबनाए हुर्मुज़ से दूर जाके करना, इसका नुकसान सिर्फ ईरान को नहीं होना, इसका नुकसान ठीक है। इसका देखें, बात यह है जो हमें समझने की जरूरत है इस जंग के दौरान कि अमेरिका जो है वो ईरान की नफ्सियात के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। ईरान की नफ्सियात बहुत मजबूत है, आप ईरान से नफ्सियाती जंग नहीं जीत सकते। ईरान ने आपको नफ्सियाती जंग में भी नॉकआउट कर दिया है, ईरान ने आपको जंगी महाज के ऊपर ठीक है अकमल साहब, सॉरी टू कट यू हियर, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर यहीं से आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद अली साहब आपसे मैं ये जानना चाह रही थी कि अमेरिका की जानिब से जो ईरान की जो बहरी सलाहियतों और जो छोटी कश्तियों की बात हो रही है, बारूदी सुरंगों और कोस्टल डिफेंस सिस्टम को वो निशाना बनाने की जो नई मनसूबाबंदी सामने आ रही है, आपको क्या लग रहा है, क्या ये एक महदूद नौइयत के ऑपरेशन की तैयारी है या ये फिर एक मुकम्मल जंग की तरफ बढ़ने का वाज़ेह इशारा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो ट्रंप साहब जो हैं वो डायलॉग की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान हमसे डील कर ले, लेकिन दूसरी जानिब वो ऑर्डर्स भी दे रहे हैं और फिर वो इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं? जंग तो अभी जारी है, जब आप आबी नाकाबंदी कर लेते हैं तो जंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे है। तो अब आबनाए हुर्मुज़ की आपने बात की कि वहां तक उसको क्लियर करने के लिए ट्रंप साहब ने ऑर्डर दिया अपनी नेवी को। ठीक है, वो पहले भी ये ऑर्डर ऐसे देते रहे हैं, इसी वजह से मेरे ख्याल है कुछ डिफरेंसेस थे, जो सेक्रेटरी ऑफ नेवी वो मुस्ताफी हो गए। क्योंकि देखिए कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ चीजें बहुत दुश्वार होती हैं और उसमें मटेरियल जो आपकी पावर होती है वो बेबस हो जाती है। आबनाए हुर्मुज़ की ज्योग्राफी ऐसी है कि उसके नैरोएस्ट पॉइंट पे वो 31 से 36 किलोमीटर तक वो वाइड है, और उसमें जो नेविगेबल लेन्स हैं जहां से जहाज गुजर सकते हैं वो 3 किलोमीटर वाइड है, और उसमें शॉर्ट रेंज क्रूज और बैलिस्टिक और ड्रोन वो सब की जद में है, और एक खुश्की की बड़ी लंबी पट्टी है जो कि 167 किलोमीटर लंबी है, और उस सब पे पीछे जैग्रोस के माउंटेन्स हैं, उसके आगे गार हैं, बहुत सी साइट्स हैं मिसाइल्स की जो छुपी हुई हैं, वहां से वो हमले कर सकते हैं, और अंडर वाटर भी उनके पास कैपेसिटी है। फिर उसमें आबनाए हुर्मुज़ के अंदर जो शैलो ड्राफ्ट है
उसमें ये बड़े बड़े जहाज जो एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ आए हैं ये वहां पे ऑपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको खतरा है कि नीचे से जो उनकी छोटी सबमरीन या इवन अंडरग्राउंड कोई ऐसी कश्ती जो टारपीडो से लेस हो वो उनको तबाह कर सकती है। ये बहुत खतरात है। फिर उन्होंने माइंड लेने की हुई, या माइंड स्वीपर भी आएगा, ठीक है, वो माइंड क्लियर कर सकता है, मगर वो आइडियल एनवायरनमेंट में होता है जब ऊपर से उस पर हमला ना हो। इसको क्लियर करने के लिए अमेरिका को फुल स्केल ऑपरेशन लॉन्च करना होगा। जो उसकी कोस्टल बेल्ट है आबला होर्मस की, इसके ऊपर वो डेवास्टेटिंग बमबारी करे, उसको स्प्रेस करे, और अंडर दैट स्प्रेस ऑफ फायर वो माइंड स्वीपर चलाए, और उसके आगे जो एस्कॉर्ट्स होंगे वो गाइडेड जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनके, अगर वो पीछे आए और उसको नेवी को जो बाकी मांदा नेवी है इस वक्त ईरान की, उसको टैकल करें। और उसके लिए छोटी कश्तियां दरकार हैं जो इस वक्त मेरा ख्याल है इनके पास नहीं है, अमेरिकन नेवी के पास। ये खुले पानियों में बड़ी जंग और उस किस्म का इनके पास इक्विपमेंट है। तो इस वजह से वो ईरानी कॉन्फिडेंट हैं कि ये सिमेट्रिक तरीके से अपना होर्मस को क्लोज रख सकते हैं। और अमेरिकी जो है वो थोड़े से गुरेजा हैं, खासतौर पर उनकी नेवी। ट्रम्प साहब बजिद हैं अलबत्ता कि इसको करो। अब जब करेंगे तो कैजुअलिटीज भी होंगी और उसके बाद एस्केलेटरी एक स्पाइरल हो जाता है। आप खिफत में आके बारबैरिक हो जाते हैं, आप मजीद आप बमबारी करते हैं और पूरा कोस्टल बेल्ट उसको उनको उड़ाना पड़ेगा। फिर ये एक जंग यहाँ पे रुकेगी नहीं। तो इसलिए ये इतना आसान काम नहीं है। 2 की उन्होंने टास्किंग की हुई है अपनी नेवी की, और मैं समझता हूँ कि अब इसको बड़ा केयरफुली अमेरिकी नेवी को भी आबना होर्मुज वाले मामले को टैकल करना होगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंडुआ साहब आपका और आपके कीमती वक्त का। और जॉन, अब आपकी तरफ मैं बढ़ूंगी। जॉन, ये बताइए कि हम ये देख रहे हैं कि ईरान के अंदर इस नई अमरीकी अस्करी मनसूबाबंदी पर जो है वो क्या आप बताएंगे कि क्या रद्दअमल सामने आ रहा है? क्या इसे फौरी ख़तरा समझकर ईरान अपनी दिफाई हिकमत अमली तब्दील कर रहा है? कुछ इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ आप बता सकेंगे हमें, या इसे महज दबाव बढ़ाने की कोशिश समझा जा रहा है? नहीं, देखें, खतरा तो लेजिटिमेटली ईरान इसको खतरा एज अ लेजिटिमेट थ्रेट ले रहा है। 82nd पैराट्रूपर्स जो आए हैं, 72nd रेंजर रेजिमेंट जो आई है, 20 नेवी शिप्स जो आई हुई है, 500 के करीब एयरक्राफ्ट जो स्टेशनड हैं, और रोजाना के करीब ग्लोब मास्टर्स जो है वो आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं यूरोप से, और कार्गो जो है वो अनलोड कर रहे हैं मिडिल ईस्टर्न ममालिक के अंदर। साथ ही साथ हमें ये भी नजर आ रहा है कि पेट्रियट और थैड के जो डिफेंस इंटरसेप्टर्स हैं वो जॉर्डन में भी लगा दिए गए। अभी ईरान की नजर में, क्योंकि अमेरिका पहले ये चीज कर चुका है, तो दोबारा इस चीज का करना ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस ये हाईली लाइकली है कि अमेरिका दोबारा कोशिश कर सकता है कि वो बड़ा हमला करे। क्या वो ऐसा करेगा? मंतकी एतबार है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा। और 50,000 ट्रूप्स होने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस पोजीशन में है, क्योंकि वो पहले एक्सपीरियंस करके देख चुके हैं और वो हार चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो ऐसी कोई कोशिश करेंगे। बहरहाल हमें कुछ नहीं पता कि प्रेशर किस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प साहब के ऊपर आ सकता है नेतन्याहू की तरफ से, और कब वो जो है वो अपना चेंज कर लें अपनी पॉलिसी या अपने ट्वीट नया दे दें। तो इसके ऊपर ईरान ने जो अपनी रद्द-ए-अमल की है उसके अंदर उसने लॉन्चर्स अपने रीडिप्लॉय किए हैं, जो लॉन्चर्स डैमेज हो गए थे। जो स्टॉकपाइल था मिसाइल्स का, जो कि टनल के अंदर दबा दिया गया था, टनल एंट्रेंसेस को, उनको दोबारा खोल के वो स्टॉकपाइल। ब्रिगेडियर साहब, आपसे ये पूछना चाह रही थी मैं कि ऑब्वियसली आपके इल्म है कि आज जो है आपसे कुछ ही घंटों में ईरानी वफ्द जो है अब्बास अराग़ची का जो वफ्द है वो मुख्तसर वफ्द इस्लामाबाद पहुंचने जा रहा है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो अमरीकी वज़ीर जंग है पैट हेगेस्ट, वो ये कह रहे हैं कि ईरान के पास मुआहदा करने का एक अच्छा वक्त है, जो कि ट्रम्प भी ये बात कर चुके हैं। ट्रम्प ने माइंस बिछाने वाले किसी भी जहाज़ या किश्ती को तबाह करने का भी हुक्म दे दिया। हम ये भी देख रहे हैं कि इस तरह के बयान भी आ रहे हैं। आपने और मुझसे मुतालिक वक्त ईरान के साथ नहीं है, हमारे साथ है। तो ये तमाम तर सूरत हाल को आप किस नज़र से देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि जो ये वफ्द आ रहा है, अमरीकी वफ्द और ईरानी वफ्द, ऑल्दो कि हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी बहुत ही जहानत के साथ सफारतकारी कर रहा है, वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि ये दोनों फरीक़ैन जो हैं डायलॉग के मेज़ पर आके बैठ जाएं और इसका एक देरपा और अच्छे रिजल्ट्स आ सकें। तो क्या इन तमाम सूरत हाल में आपको लग रहा है कि कोई डायलॉग हो सकते हैं? सना, आप इनके बयानात पे आप या मतलब पब्लिक या लोग जो है, ऑडियंस जो आपकी व्यूअरशिप जो है, वो इनके लोग अमेरिका और ईरान फोकस ना करें, वो उनके एक्शंस पे तवज्जो दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर दी डेलीगेशंस कमिंग टू इस्लामाबाद और नॉट? अगर डेलीगेशंस पहले आई थी, ईरान की अमेरिका दोनों की बातचीत भी हुई, 21 घंटे होती रही, अगर वो दोबारा आते हैं तो किस लिए आ रहे हैं?
वो एक मसले को हल करने आ रहे हैं ना। मसले का नाम है कि सीज फायर जो अब एक्सटेंड हो चुका है उसको कन्वर्ट करना है वॉर टर्मिनेशन में, यानी कि जंग को खत्म करने का। सीज फायर का मतलब तो महदूद होता है ना, वॉर टर्मिनेशन का मतलब है कि जंग खत्म हो गई है, ठीक है ना, फिर बाकी जो भी होगा पहले जंग खत्म हो गई है। तो ये जो स्पेस है ना, ये उसके लिए, और इसके दौरान पोस्चरिंग भी होगी, बयानात भी होंगे, कोई फायरिंग भी होगी, मिसाइल चल गया, बम चल गया, किश्ती डूब गई, कुछ और हो गया, वो दैट्स पार्ट ऑफ इट। देखिए आप, बड़ी जंगें या खतरनाक जंगें जब होती हैं तो वो एक सेकंड में तो नहीं ना खत्म हो जाती, वो एक सेकंड में तो तभी खत्म होगी ना कि एक पार्टी खत्म हो गई है, हार गई है। उसको कहते हैं अंग्रेजी में अनकंडीशनल सरेंडर, कि एक साइड बगैर किसी शर्त के हथियार डाल दे। तो वो तो सूरत नहीं है ना आपके सामने, ठीक है ना, सबके साथ, सबके सामने। सो इसलिए वी शुड फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद वाज अंडर लॉकडाउन, वहां सारी तैयारी हुई, कोशिश हुई और हो रही है, दोबारा होगी। और आप ही कराए, मतलब पाकिस्तान ही कराए, इस्लामाबाद का अकॉर्ड हो जिसका नाम है, इस्लामाबाद में होगा तो इस्लामाबाद का अकॉर्ड होगा। आपको नहीं लग रहा जंग तो दोनों फरीकैन जो है खत्म करना चाह रहे हैं, अमेरिका भी और ईरान भी, लेकिन अब फेस सेविंग चाहिए स्पेशली अमेरिका को। लेकिन अमेरिका को फेस सेविंग जो है पाकिस्तान की सूरत में मिल गया है, क्योंकि अमेरिका बेसिकली अपनी आवाम को, बिलखुसूस मैं बात करूँ ट्रम्प की, तो वो जो है अपनी आवाम को बताना चाहते हैं कि जी हमने तो इस जंग से पूरे अहदाफ मुकम्मल कर लिए और हम विक्ट्री मोड में है, जबकि ऐसा है नहीं। और अगर हम ऑन अदर साइड देखें, ईरान ने जिस तरीके से टफ टाइम दिया है अमेरिका को, तो फेस सेविंग के लिए अब चीज़ों पे बात हो रही है। जंग तो ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन अब उनकी भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देखें ना ट्रम्प के जिस तरह के बयान आ रहे होते हैं, एक तरफ वो डायलॉग की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि जी मैं हमला करूंगा। वो ये कह रहे हैं कि हमारी अगर शराइत मानी जाएंगी तो बात आगे बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। ईरान कह रहा है कि बराबरी की बुनियाद पर होगा, तो ये बात आगे बढ़ेगी कैसे? देखिए सना, पहले तो ये समझिए आप कि ये जो है ना बयानात, और कभी जंग की बात, कभी अमन की, कभी कुछ, ये इसका हिस्सा है, ये कोई अलग चीज नहीं है। ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, स्ट्रेटजम्स हैं, टेक्निक्स हैं, प्रोपेगेंडा है, प्रेशर मतलब प्रेशर डालने के तरीके हैं उसको, और अपना हदफ हासिल करने के तरीके हैं। ये थोड़ा सा गलत ख्याल है कुछ लोगों का पाकिस्तान में कि अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए और ईरान जंग जीत गया, ऐसे नहीं है। ये जो है ना, ये भी एक, अगर ईरान का ये ख्याल है तो वो भी फिर गलत फहमी पे, फिर गलत फहमी भी चल रही है। अभी बाय द वे इंडिया में वो इंडिया को यही बताया जाता है, इंडियंस की मीडिया जो है उसकी बात कर रहा हूँ, कि वो सिंदूर वन जो जंग हुई थी पिछले साल, वो इंडिया जीता था। उनको, आम लोगों को यही बताते हैं इंडिया के अंदर, अगर जो सारी दुनिया को हकीकत पसंद है, पता है कि बाकी क्या हुआ था। ईरान के मामले में ईरान ने बहुत अच्छी लड़ाई की, अपना दिफा किया, हिम्मत की, कुर्बानी दी, इसमें तो कोई डिस्कशन नहीं ना। और अमेरिका का जियो पोलिटिकल स्टेचर और स्टेटस कुछ कम हो गया ना, क्योंकि यूनिपोलर अगर वो होता तो फिर ईरान तो लड़ ही ना सकता, तो लड़ रहा है उसके साथ। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन ये जो तासुर है ना कि अमेरिका जंग हार गया और ईरान जीत गया, ऐसे नहीं है। तो फेस सेविंग तो उसको चाहिए ना जो हार गया हो। तो अमेरिका का जो मिनिमम एम था ना, मिनिमम अमेरिका का, बल्कि इसराइल का भी, तो इसराइल का एम ज्यादा था क्योंकि उसकी दुश्मनी डायरेक्ट है। दूसरा आप ये समझे, इसराइल वहां लोकेटेड है, मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर है ना इसराइल। अमेरिका तो बहुत दूर लोकेटेड है, उसको तो अभी डायरेक्टली तो इफेक्ट होता ही नहीं ना कि वो लोगों ने स्ट्राइक कर दी या थोड़ा सा पेट्रोल की कीमत बढ़ गई अमेरिका में, वो तो ठीक है। लेकिन ओवरऑल अमेरिका में ना किसी का बम पहुंचा, ना मिसाइल पहुंचा, ना पहुंचेगा। अभी इनके पास तो काबिलियत नहीं है। वो सिर्फ दो मुल्क है, मैंने पहले भी कहा है, रशिया एंड चाइना, जिनके पास काबिलियत है अमेरिका से उस लेवल पे लड़ने की बात। एक तो ये बात होगी, और वो लड़ना नहीं चाहते अमेरिका से, या लड़ नहीं सकती है, जो भी है व्हाटएवर। तो अभी इधर ये इशू है कि अमेरिका का जो मिनिमम एम था वो ये था कि उनके, मैं अभी अमेरिकन के मुताबिक बता रहा हूँ, मैं अपनी बात तो नहीं कह रहा, आपका पॉइंट तो नहीं दे रहा, मैं तो उनके, वी आर टॉकिंग अबाउट अमेरिका का ना, वो उनके ख्याल में ईरान वाज क्वाइट क्लोज टू मेकिंग अ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर वेपन्स, और ये करने से उन्होंने उस कैपेबिलिटी को कुछ साल पीछे धकेल दिया, या मतलब उसमें भी टाइम आ गया, वो एकदम नहीं बना। देखो इतनी बॉम्बिंग, ये 15,000 टारगेट किए, वो सारा ज्यादा फोकस तो न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर था। और उसका न्यूक्लियर जो होता है ना, एक जगह पे नहीं होता कि एक छोटा सा कमरा है या एक फैक्ट्री है, उसके अंदर एटम बम बन जाता था। इसराइल ने अपने बेसिक एम्स अचीव कर लिए। आज उनका एक्सटेंडेड एम या अल्टीमेट एम वो था रिजीम चेंज के ईरान में, फ्रेंडली टू इसराइल, मतलब कि इसराइल के साथ दोस्ती रखने वाली रिजीम आ जाए, जिस तरह पहले शाह की होती थी या उसका बेटा है अभी अमेरिका में, उसमें वो फेल हो गए या अभी तक नहीं कर सके। वो और तरीके से भी ट्राई पहले भी कर रहे थे, दोबारा करेंगे। सो कहने का मतलब है कि ये ऐसे नहीं है जो आप लोग कह रहे हैं कि जी अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए, वो जंग हार गया। इट इज नॉट लाइक दिस। ये पाकिस्तान में ही तासुर है ज्यादा इस चीज का। इसमें ये है कि अमेरिका को जो इसमें से एग्जिट स्ट्रेटजी चाहिए वो खाली ईरान वॉर के लिए नहीं है। हम ये बात इस वजह से कर रहे थे, हम ये नहीं कह रहे कि ईरान जीत गया है,
या अमेरिका जीत गया है। बात एक है क्योंकि अब्बास अरागची साहब ने कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया तो उसके ट्वीट के फौरी जवाब में अब्बास अरागची साहब ने कहा कि जो हारे हुए लोग हैं वो सीज फायर को में तोसी करने का हक नहीं रखते और ना ही वो डिमांड्स रख सकते हैं। तो इन दोनों फरीकैन के जो ट्वीट्स हैं उसकी रोशनी में हम बात कर रहे थे। बाकी के थोड़ा सा हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अकमल सोमरो साहब को, आप क्या समझते हैं अगर खलीज और अपना हरमज़ के जो रास्ते हैं वो मुतासर होते हैं तो जो आलमी सप्लाई चेन है, तेल और गैस की कीमतें हैं और बैनुल अक़वामी तिजारत पर फौरी और तवीलुल मुद्दती असरात क्या होंगे आपकी नज़र में? देखें, एक बात ये समझें कि अमेरिका खुद भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि तेल की कीमतें बैनुल अक़वामी मार्केट के अंदर बढ़े। आप देखें, जैसे ही ये उन्होंने अपनी आवाम को बोला है तो बड़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गई उनकी आवाम। उन्होंने कहा कि अभी तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे और आपको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी आवाम से कहा है ये बात। मैं उस तरफ आ रहा हूँ। जी जी। देखिए, उस वक्त जब $109 पर गया था ऑयल, तो अमेरिका के अंदर भी खुद महंगाई की लहर आई और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आई और फिर फौरी तौर पर उन्हें दरमियानी रास्ता निकालना पड़ा। और जैसे ये माहौल बना कि जंग खत्म हो रही है तो आप देखें तेल की कीमतें एकदम नीचे आ। तो ये अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सिर्फ ट्रंप जो है वो लोगों के माइंड के साथ खेलने की कोशिश करता है। ट्रंप इस वक्त बड़ी वीक पोजीशन पर है। आप देखें, ईरान जंग के तनाजुर में ट्रंप ने जो डॉक्ट्राइन दुनिया को देने की कोशिश की, पहला डॉक्ट्राइन क्या था जो इसराइल की तरफ से फ्लोट किया गया था, वो ये था कि ये एक मजहबी जंग, तहजीबी लड़ाई है। और इसके लिए व्हाइट हाउस के अंदर आपने देखे कि पादरी वहां पर जमा हुए और वो ट्रंप को आशीर्वाद दे रहे हैं, थपकी दे रहे हैं और उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। बल्कि अब तो यहां तक खबरें आ गई हैं कि जो अमरीकी फौजी यहां पर मशरिक वुस्ता में उस वक्त तैनात थे और अब भी जो अमरीकी बहरी बेड़े के ऊपर जहां से ब्लॉकेट की गई है, उनको ये कहा गया है और उन्होंने ये बताया है, रिपोर्ट हुआ है कि ये जो आप जंग लड़ रहे हैं ये एक मजहबी जंग है और ये आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए लड़ रहे हैं। तो ये डॉक्ट्राइन फेल हो गया, ठीक राय नहीं मिली। पहला सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ। दूसरा डॉक्ट्राइन क्या फैला जो है इस जंग से मुतल्लिक झूठ बोल रहा है और वो ये कह रहा है कि अमेरिका जंग हार रहा है जबकि अमेरिका जंग जीत रहा है। यानी दुनिया का सारा मीडिया एक तरफ है और ट्रंप एक तरफ है। तो वो ट्रंप जो है बुनियादी तौर पर इस वक्त एक हारा हुआ सिपाही भी नजर आ रहा है, एक हारा हुआ और शिकस्त खुर्दा सदर भी नजर आ रहा है। क्यों? उसकी वजह ये है कि ट्रंप ने नेटो से अपील की कि इस जंग में आके अमेरिका की मदद करें। ट्रंप ने मशरिक वुस्ता के ममालिक से अपील की कि मेरी इसमें बार बार मदद करें। ट्रंप ने जो है बार बार ये कहा, बरतानिया को कहा कि हमें अपनी स्पेस इस्तेमाल करने दें। ट्रंप ने स्पेन को कहा हमें अपनी स्पेस इस्तेमाल करने दें। उसे कहीं से कोई मदद नहीं आई। तो ट्रंप जो है बुनियादी तौर पर इस पूरी जंग के अंदर हमें ट्रैप नजर आ रहा है। ये जो अबनाए हुर्मुज के बाहर जाके जो नेवल ब्लॉकेड हुआ है ना, ये कोई बहुत लंबे अरसे तक, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जारी नहीं रह सकता। उसकी वजह यह है कि आप ईरान के ऊपर अगर ये समझ रहे हैं कि उसको तेल फरोख्त करने की इजाजत ना देने से उसके घुटने टेक देंगे, तो एक बात ज़हन में रखें, ईरान ने अपने टॉप सुप्रीम लीडर को इस जंग के अंदर शहीद करा दिया, लेकिन वो घुटने टेकने पर मजबूर नहीं हुए। और मैं ये बात बता रहा हूं, मैंने ये मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में बार बार ये कहा है कि ईरान का इनकलाब उसको एक नई कुव्वत और नई जिंदगी मिली है। और जो इनकलाब ईरान 1979 में आया था ना, उसको 2026 में एक नई रूह मिली है। और अगर ये समझ रहा है अमेरिका या ट्रंप, क्योंकि ट्रंप तो खुद आइसोलेशन का शिकार हो गया इस जंग के अंदर, और नेवल ब्लॉकेड का देखिएगा अभी रिएक्शन चाइना की तरफ से आएगा। और चाइना जो है वो राइट मोमेंट का वेट कर रहा है और चाइना की तरफ से जब रिएक्शन आना है ना, तो बीजिंग जाने से पहले नेवल ब्लॉकेड खत्म होगा। और ये बात मेरी आप रिकॉर्ड में रहेगी कि बीजिंग, ट्रंप के बीजिंग दौरे से पहले ये नेवल ब्लॉकेड खत्म होगा। उसकी वजह यह है कि ईरान जो है वो चीन की जो इंडस्ट्रियल जरूरियात हैं ऑयल सप्लाई के हवाले से, ठीक है अकमल, पॉइंट टेकन, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत महदूद रह गया है। जरा मैं एक लास्ट कमेंट जॉन से भी लेना चाहूँगी। जॉन, आप क्या समझते हैं, अगर अमेरिका की जानिब से जो है ये ब्लॉकेट खत्म नहीं होता है तो ईरान क्या आमादा होगा मुज़ाकरात के लिए? शॉर्टली बता दीजिएगा प्लीज़। और एक शॉर्टली ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि
आलमी मार्केटें हम देख रहे हैं जो और आम लोग जो है इस बहरान की संगीनी को समझ रहे हैं, तो क्या अभी भी ये बहस सिर्फ सिफारती हलकों तक महदूद है आपकी नज़र में? ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि स्टेटमेंट्स को ना देखें, एक्शंस को देखें, और एक्शंस ये दिखाती हैं कि अमेरिका बेताब है कि किसी तरीके से जंग खत्म हो। ईरान तो नेगोशिएशंस का सेकंड राउंड होना था, वो नहीं आए क्योंकि उनको कहा था कि भाई हम सरेंडर नहीं करेंगे, बेसिकली हम प्रेशर के अंदर नेगोशिएशन नहीं करेंगे। तो मुझे आगे जाके भी ऐसे ही लग रहा है कि ईरान कोई भी गन के जोर के अंडर, अतर साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की और मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, कोई भी गन के जोर के अंडर नहीं आएंगे क्योंकि पूरी दुनिया ये कह रही है कि ईरान ये जंग जीत चुका है। उनका अपना मीडिया जो है वो ये कह रहा है। तो ईरान की नजर में अब अगर कोई कंसीड करेगा तो अमेरिका करेगा, एंड द बॉल इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैंड्स। ये जंग ईरान ने स्टार्ट नहीं की, ना ही इस जंग को बढ़ाया ईरान ने। तो अब अमेरिका के हाथ में है कि वो किस तरीके से और कब इस ब्लॉकेड को खत्म करते हैं या कोई और एवेन्यू देते हैं कि किसी तरीके से दोनों फरीकैन बैठे और बात आगे बढ़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन आपका, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर अमीर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, और डॉक्टर अकमल सुमरो साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह हाफिज़।